नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति और मैं हूं प्रियंका शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे भाषा विज्ञान प्रश्नोत्तरी पर। इसके पहले मैंने भाषा विज्ञान भाग 1 बनाया है, जिसमें भाषा के अध्ययन, भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और भाषा विज्ञान के क्षेत्र इत्यादि बातों पर विस्तार से चर्चा की है। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पूर्णतः भाषा विज्ञान की विषय वस्तु पर आधारित हैं और इसमें 2013 से लेकर 2020 तक के सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो लगातार परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य छोटी परीक्षाओं में भी लगातार आते रहे हैं। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और प्रत्येक विकल्पों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे एक प्रश्न के साथ साथ 3 अन्य भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। महत्वपूर्ण आज हम लोग केवल 10 प्रश्न ही लेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं अन्य वीडियो जब प्रेषित करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा विज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं होता? तो ऑप्शन है अर्थ परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, काव्य निरूपण और पद विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जब नहीं वाले प्रश्न आते हैं कि किसका अध्ययन नहीं होता, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि किसका किसका अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन का अध्ययन होता है। इसमें अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ अपकर्ष इत्यादि बताए जाते हैं। ध्वनि परिवर्तन का भी उल्लेख होता है। ध्वनि के बारे में भी इसमें बताया गया है कि ध्वनि परिवर्तन के 2 कारण होते हैं, आभ्यंतर कारण, बाह्य कारण। तो ध्वनि परिवर्तन का भी उल्लेख है इसमें। पद विज्ञान का भी इसमें उल्लेख होता है कि कैसे पदों का निर्माण होता है, पदों की रचना कैसे होती है। किंतु काव्य निरूपण का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं होता। काव्य निरूपण यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का जो अंश है, इसलिए इसमें काव्य निरूपण का अध्ययन नहीं होता है। यह है जैसे काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण इत्यादि जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, काव्य निरूपण का उल्लेख उन्हीं के अंतर्गत होता है, वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं होता। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ काव्य निरूपण। काव्य निरूपण का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं होता है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? मतलब यह सारे क्रिया शब्द हैं, धातु रूप हैं, इन्हीं में से एक से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि सारे शब्द जो होते हैं वह किसी न किसी क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, वद धातु, पठ धातु, लिख धातु और भास धातु। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भास धातु से। वद धातु से वदति रूप बनेगा, पठ धातु से पठति, लिख धातु से लिखति और भास धातु से भाषा शब्द उत्पन्न होगा। तो वद से वदति रूप बनता है, जैसे सह वदति, सह पठति वह पढ़ता है, वह बोलता है, सह लिखति वह लिखता है और सह भासते वह बोलता है। भास धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तीसरा प्रश्न है, नृत्तावसाने नटराज राजो, यह पंक्ति किससे ली गई है? 4 ऑप्शन है, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वार्तिक और अर्थशास्त्र। यह एक श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो, यह कहाँ से लिया गया है? तो श्लोक पूरा है, नृत्तावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्का नव पंचवारम, उत्थरतु कामं सनकादि सिद्धा, एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह अष्टाध्यायी से लिया गया है। नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान में नटराज ने, भगवान शिव ने जो शिव सूत्र जाल प्रस्तुत किया, वह कहाँ से लिया गया है? वह अष्टाध्यायी से। 14 महेश्वर सूत्रों के बारे में इस श्लोक में चर्चा है कि 9 पंचवारम ननाद ढक्का, उन्होंने 9 और 5 यानी 14 बार अपने डमरू को बजाया और उसी से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जिसे शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र या अक्षर समाम्नाय आदि कहे जाते हैं। यही प्रत्याहार सूत्र होते हैं। इन्हीं 14 सूत्रों से 42
प्रत्याहार भी बनाए जाते हैं। तो यह जो श्लोक है अनुष्टुप छंद में है, यह अष्टाध्यायी से लिया गया है। इसके रचनाकार हैं पाणिनि महोदय। तो यह ऐसे पूछा जाता है, प्रश्नों में पंक्ति दे दी जाती है और ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से महाभाष्य तो पतंजलि मुनि की रचना हो गई, अष्टाध्यायी से यह लिया गया है जिसकी यह रचना है, और वार्तिक की रचना कात्यायन जी ने की है, और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य मुनि यानी कि चाणक्य ने की है। अब चौथा प्रश्न है हमारा, भाषा की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत क्या है? यानी कि भाषा की उत्पत्ति जहाँ से हुई है वहाँ से सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वह कौन है? अब यहाँ पे तम यानी कि तम प्रत्यय लगा है। तमप और तरप प्रत्यय जो होते हैं दोनों तुलना अर्थ में होते हैं। यही प्रश्न अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाषा की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत, तो यह अशुद्ध वाक्य होता, क्योंकि तम लग जाने से सबसे नहीं लगेगा। तम लगने का मतलब है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो सबसे प्राचीन सिद्धांत हमारा है दिव्य उत्पत्ति, जो अभी पिछले श्लोक में हम लोगों ने बताया, नृत्यावसाने नटराज राजो। तो भाषा की उत्पत्ति वेदों में भी बताई गई है। इसके पहले जो मैंने वेद पे जो वीडियो बनाए थे उसमें अच्छे से बताया था। तो भाषा की उत्पत्ति का जो दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत है वह सबसे प्राचीन माना जाता है। 5वां प्रश्न है, भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है रूसो, वेबर, प्लेटो और अरस्तु। तो यहाँ पे उत्तर होगा भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं प्लेटो। प्लेटो ने भाषा के धातु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका कहना था कि प्रत्येक धातु का अपना कोई ना कोई आवाज़ यानी ध्वनि होता है। जैसे हम पन्ने को पलटते हैं तो उसमें से भी एक आवाज़ आती है, लोहे को पीटने पर अलग आवाज़ आएगी, हवा के चलने में अलग आवाज़ आती है, पानी के भी आवाज़ चलने में आवाज़ होती है। तो हर धातु जो होती है वह अपनी अपनी ध्वनि को लेकर के पैदा होती है। तो इसलिए उन्होंने भाषा के धातु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे जाकर के अरस्तु आदि ने भी इस सिद्धांत का अनुमोदन किया और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्लेटो का ही नाम आता है। धातु सिद्धांत को अन्य भी कई नामों से जानते हैं, जैसे डिंग डोंग थ्योरी, रणन सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत इत्यादि। जैसे रगड़ने से कोई आवाज़ आए और डिंग डांग इत्यादि कई नाम इस सिद्धांत के हैं। यह भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था और भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो महोदय हैं। 6वां प्रश्न है हमारा, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि डिंग डांग थ्योरी का दूसरा नाम यानी अपर नाम कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला है धातु सिद्धांत, दूसरा है आवेग सिद्धांत, तीसरा है संगीत सिद्धांत और चौथा है संपर्क का सिद्धांत। तो उत्तर हमारा होगा धातु सिद्धांत। डिंग डांग थ्योरी का या डिंग डांग सिद्धांत का दूसरा नाम धातु सिद्धांत है। आवेग सिद्धांत के बारे में भी जान लेते हैं। इस सिद्धांत को पुहपुहवाद या मनोभावाभिव्यंजकतावाद कहते हैं। संगीत सिद्धांत के जो प्रयोजक हैं वह स्पेंसर महोदय हैं और संगीत सिद्धांत भी प्राचीन सिद्धांत ही है। संपर्क सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जी रैवेज जी संपर्क के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का व्याख्या पिछले प्रश्न में बहुत किया गया है, प्लेटो आदि के बारे में, अरस्तु के बारे में। तो डिंग डांग सिद्धांत का अपर नाम धातु सिद्धांत है। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ध्वनि परिवर्तन 2 प्रकार का मेन माना जाता है। मुख्यतः ध्वनि परिवर्तन के आभ्यंतर कारण होते हैं और बाह्य कारण होते हैं। बाह्य कारण भी अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बाह्य कारण 6 प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि। और आंतरिक कारण जो होता है उसमें सबसे प्रमुख कारण है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का मतलब होता है मुख सुख, कम प्रयत्न में अधिक बातें करना। जैसे हम सभी की यह इच्छा होती
होती है कि हम कम प्रयत्न करें और उससे हमारा ज़्यादा कार्य की सिद्धि हो जाए, मुख सुख इसे कहा जा सकता है। जैसे किसी बड़े शब्द को बोलने के लिए छोटे शब्दों में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए पाक अधिकृत कश्मीर है, तो उसको अधिकांशतः लोग भी ओके कह करके बुलाते हैं। तो यह सब क्या है, यह मुख सुख है और यह भी ध्वनि परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। अन्य जो है बलाघात, जैसे किस शब्द पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं उसको बलाघात कहते हैं। सादृश्य, जैसे दो शब्दों में समानता होने से भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अज्ञान आदि के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है, लेकिन जो ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है वह प्रयत्न लाघव यानी मुख सुख है। 8वां प्रश्न है हमारा, प्रश्न है व्यंग प्रयोग किसका कारण है। ऑप्शन है हमारा, पहला है ध्वनि नियम का कारण है या अर्थ नियम का कारण है, तीसरा है शब्द परिवर्तन का कारण है और चौथा ध्वनि परिवर्तन का कारण है। तो उत्तर होगा हमारा अर्थ परिवर्तन का कारण है व्यंग प्रयोग। अब देखिए व्यंग प्रयोग क्या होता है। व्यंग प्रयोग जो होता है वह अर्थ परिवर्तन का ही कारण होता है। व्यंग के प्रयोग में 3 प्रकार के कारण होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। इन शब्द शक्तियों के द्वारा ही शब्दों के अर्थों का निश्चय किया जाता है और उनके अर्थ में परिवर्तन किया जाता है। जैसे अभिधा क्या होता है कि सीधे सीधे कोई बात कह देना अभिधा होता है। दूसरा होता है उस अभिधा से जो लगा हुआ अर्थ होता है वह लक्षणा होता है। और व्यंग जो होता है वह तीसरे प्रकार की शब्द शक्ति होती है। इसको काव्य शास्त्र में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो जो तीसरा होता है वह व्यंग होता है, वो भी क्या होता है, वह अर्थ परिवर्तन का कारण होता है। इससे शब्द में नहीं परिवर्तन होगा बल्कि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि एक श्लोक इसके बारे में है, प्रसिद्ध श्लोक है कि हे ब्राह्मण अब उस नदी के किनारे मत जाना क्योंकि वहाँ जो कुत्ता था उसको अब एक शेर ने मार दिया। तो यहाँ पे अगर सीधे सीधे देखा जाए तो वह उसको मना कर रहा है, लेकिन अगर व्यंग रूप में जाना जाएगा तो यह पता चलेगा कि जब वह कुत्ता को शेर मार सकता है तो फिर वह वहाँ जाना बिल्कुल ही नहीं ठीक है। तो यहाँ पे व्यंग किसका कारण है? अर्थ परिवर्तन का कारण है। फ्रांसीसी महोदय हैं, ब्रली महोदय फ्रांसीसी विद्वान हैं। इन्होंने अर्थ विकास की 3 दशाएं मानी हैं, जिसमें अर्थ विकास की 3 दशाएं हैं, अर्थ विकास, अर्थ संकोच और अर्थादेश। 3 प्रकार की अर्थ की विकास की अवस्थाएं मानी हैं, अर्थ विकास, अर्थ संकोच और अर्थादेश। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लिए कि व्यंग प्रयोग किसका कारण है। व्यंग प्रयोग है अर्थ परिवर्तन का कारण। 9वां प्रश्न है प्रवीण शब्द किसका उदाहरण है। प्रवीण शब्द उदाहरण है, ऑप्शन है अर्थ विस्तार का, दूसरा है बी है अर्थ संकोच का, सी है अर्थादेश का, डी है अर्थ उत्कर्ष का। तो प्रवीण शब्द किसका उदाहरण है? अर्थ विस्तार का। अर्थ विस्तार का क्यों? क्योंकि जैसे प्रवीण शब्द का पहले अर्थ क्या था? प्रकृष्ट वीणायाम, यह जो बीड़ा बजाने में प्रकृष्ट हो उसको प्रवीण कहते थे। लेकिन अब प्रवीण शब्द का जो है अर्थ है वह हर क्षेत्र में जो आगे होता है उसको प्रवीण कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रवीण शब्द जो था उसके अर्थ में विस्तार हो गया, उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले केवल बीड़ा बजाना उसका अर्थ था और अब हर क्षेत्र में उसका अर्थ हो गया, हर क्षेत्र में जो उत्कृष्ट हो उसको प्रवीण कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रवीण शब्द किसका उदाहरण है? अर्थ विस्तार का। अर्थ संकोच होता है कि जो अर्थ पहले व्यापक अर्थ में रहा हो अब वह किसी एक अर्थ में संकुचित हो गया हो। जैसे जलज शब्द है, पंकज शब्द है, विद्यार्थी शब्द है, इत्यादि शब्द जो हैं वह अर्थ संकोच के उदाहरण हैं। जैसे जलज का अर्थ पहले था जल से उत्पन्न जितनी चीज़ें हों वो सब जलज के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब जलज शब्द कमल के रूप में या पंकज शब्द कमल के रूप में रूढ़ हो गया है, संकुचित हो गया है, तो वह अर्थ संकोच के अंतर्गत आता है। अब अर्थादेश किसे कहते हैं? जब किसी शब्द विशेष के लिए कोई अर्थ निश्चित कर दिया जाता है, वह आदेशित हो जाता है, तो उसे अर्थादेश कहते हैं। जैसे प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है तो उसे अर्थादेश कहते हैं। अर्थ उत्कर्ष किसको कहते हैं? जब शब्द के जो अर्थ होता है वह और उत्कृष्ट हो जाता है, धीरे धीरे उसका महत्व और बढ़ जाता है, तब उसे अर्थ उत्कर्ष कहते हैं। अब 10वां और अंतिम प्रश्न हमारा है, संस्कृत भाषा कैसी है?
संस्कृत भाषा कैसी है। ऑप्शन हमारा है ए है अयोगात्मक, बी है वियोगात्मक, सी है श्लिष्ट अयोगात्मक और डी है श्लिष्ट योगात्मक। तो उत्तर हमारा है संस्कृत भाषा श्लिष्ट योगात्मक है। श्लिष्ट का मतलब होता है, जैसे श्लेष अलंकार हम लोग पढ़े हैं, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, एक अर्थ में अन्य भी अर्थ चिपके होते हैं। और संस्कृत शब्द जो होता है वह योग से बनता है। प्रकृति प्रत्यय रहते हैं, धातु शब्द रहते हैं, इन सभी शब्दों के योग से उसमें विभक्ति लगाई जाती है, प्रत्यय इत्यादि लगाए जाते हैं, उपसर्ग आदि लगा करके बनाए जाते हैं। तो इसलिए संस्कृत को श्लिष्ट योगात्मक शब्द कहा जाता है। संस्कृत कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक। तो इस प्रकार आज हमने संस्कृत भाषा विज्ञान प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्नों के उत्तर जाने और महत्वपूर्ण विकल्पों पर चर्चा भी की। मेरा मानना है यदि आप लोग संस्कृत विषय को भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारक होगा। भाषा विज्ञान पे बनी ये दोनों वीडियो जो मैंने बनाए हैं, इनमें भाषा विज्ञान से पूछे गए सभी प्रश्नों का लगभग समावेश हो गया है, क्योंकि भाषा विज्ञान से सभी प्रश्न अधिकांशतः। आशा है आप लोगों को इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। यदि आप लोगों को इससे कुछ भी लाभ हुआ हो तो इससे मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। नमस्कार।